नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश, आप देख रहे हैं 7 का समीकरण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव की, जहां अब तक समाजवादी पार्टी में आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के नाम के लिए सहमति नहीं बन पाई है। सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में किसे उतारा जाए, इस पर अभी भी सस्पेंस लगातार बना हुआ है और अखिलेश यादव इस पर अभी तक फैसला नहीं कर पाए हैं। तो कल ही सभा प्रत्याशी के तौर पर सुशील आनंद नाम उनका उछला था, लेकिन आज पूर्व मंत्री वसीम अहमद की पत्नी शमा परवीन के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की चर्चाएं उठ गईं। सपा ने शमा को उपचुनाव लड़ने के लिए संपर्क साधा है, लेकिन शमा परवीन की तरफ से अब तक कोई ठोस जवाब नहीं आया है। ऐसे में अब तक साफ नहीं हो पाया कि आखिर आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी किसे मैदान में उतारने जा रही है, जबकि सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन बचा हुआ है। तो ये एक नया कंफ्यूजन खड़ा हो गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी नामांकन की तारीख से पहले, यानी कि सोमवार से पहले, किस नाम पर मोहर लगाती है, क्योंकि नाम कई सारे हैं जो उठ रहे हैं, लेकिन उन नामों में से या कोई और नाम जिसे आजमगढ़ उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी बनाएगी, ये देखने वाली बात होगी। कल सपा प्रत्याशी के तौर पर सुशील आनंद का नाम भी सामने आया था, लेकिन आज पूर्व मंत्री वसीम अहमद की पत्नी शमा परवीन के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की चर्चाएं उठ रही है। अब समाजवादी पार्टी ने शमा से उपचुनाव लड़ने के लिए संपर्क भी साधा है, लेकिन नाम किसका फाइनल होगा ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। इस पे सस्पेंस लगातार बरकरार है, जबकि सोमवार नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। और हमारे साथ आजमगढ़ से हमारे सहयोगी खुर्रम जुड़ गए हैं। खुर्रम, ये बताइए कि ये जो नाम कल उछला था, अचानक से क्या मामला हुआ कि अब दूसरा नाम इस पटल पर सामने आ गया? कंफ्यूजन ज्यादा है या विद्रोह की स्थिति है? क्या हो रहा है आजमगढ़ में? तो देखिए, समाजवादी पार्टी की स्थिति कुछ समझ में नहीं आ रही। समाजवादी पार्टी किस तरीके से अपने प्रत्याशी का ऐलान कर रही है। कल समाजवादी पार्टी ने सुशील आनंद का ऐलान किया। थोड़ी ही देर बाद जब हमने जिलाध्यक्ष से बात की तो उन्होंने कहा कि ये नाम अभी फाइनल नहीं है, इसमें बदलाव हो सकता है, और ऐसा हुआ भी। आज दोपहर में करीब 12 बजे के आसपास रमाकांत यादव का नाम तेजी से सामने आया और रमाकांत यादव ने 4 सेट में नामांकन पत्र भी खरीद लिया। और रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी के फूलपुर पवई से विधायक हैं। अभी ये मामला चल ही रहा था कि जब हमने रमाकांत यादव से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी 10 मिनट पहले हमें शीर्ष नेतृत्व से बात कही गई है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, सुशील आनंद ही चुनाव लड़ेंगे। इसी बीच एक नई चीज तेजी से सामने आई। उसमें ये सामने आया कि शमा वसीम का नाम सामने आया। शमा वसीम पूर्व मंत्री वसीम अहमद की पत्नी है और वो विधानसभा का टिकट मांग रही थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया और उसके बाद वो राजनीति से करीब करीब सक्रियता से कम हो गई। जब उनका दोपहर में नाम आया और उनसे बात की गई, फिर हमने जब शमा वसीम से इस बारे में पुष्टि की तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि हाँ, समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से मुझे ये ऑफर दिया गया है कि मैं आजमगढ़ का लोकसभा चुनाव लड़ूं। लेकिन अभी हमने तो क्या ये समझा जाए, विधानसभा चुनाव के दौरान जिनकी नाराजगी सामने आई थी, उनकी नाराजगी दूर करने के लिए उपचुनाव में नाम को सामने रखा जा सकता है, या कोई और फैक्टर है जिसे साथ में रखकर समाजवादी पार्टी उपचुनाव में प्रत्याशी को उतारना चाहती है? नहीं, नाराजगी की बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक तरीके से जैसे जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी किसी मुस्लिम चेहरे को सामने लाना चाह रही है। तो ये समाजवादी पार्टी के सूत्रों से बात आ रही है, लेकिन अब ये कहां तक सार्थक होगी, क्योंकि कल तक बात ये थी कि दलित चेहरे पर मोहर लगाई जाएगी और दलित कार्ड खेला जाएगा। आज बात ये आ रही है कि MY फैक्टर पर ही काम किया जाएगा, जैसे आप कह रहे हैं कि मुस्लिम फैक्टर पर काम किया जाएगा। जी बिल्कुल, आपने बात सही कहा कि कल ये बात बिल्कुल साफ हुई थी कि दलित चेहरे पर काम किया जाएगा और दलित चेहरे का नाम सामने लाया गया। और एक तरीके से अभी समाजवादी पार्टी ने ऑफिशियली घोषणा नहीं की है, लेकिन उसके बाद इसमें बदलाव हुआ। रमाकांत यादव का नाम आया। रमाकांत यादव से हमने बात की तो रमाकांत यादव ने कहा और उन्होंने 4 सेट में नामांकन पत्र रमाकांत यादव ने खरीद लिया और उसके बाद फिर उनके नाम को हटा दिया गया और फिर यह कि सुशील आनंद ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद 2 बजे के आसपास जब एक नई सूचना आ गई कि शमा वसीम का नाम सामने आ रहा है, तो फिर हमने उनसे पुष्टि करने की कोशिश की तो शमा वसीम ने कहा कि हाँ, समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमसे बात की है, लेकिन अभी हम चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, लेकिन अब सवाल खुर्रम एक और भी उठता है कि चाहे सुशील आनंद की बात करें, उनका एक अपना बड़ा वोट बैंक है, एक अलग वो बहार है। रमाकांत यादव का जो जलवा है आजमगढ़ में, उसका कोई टक्कर नहीं है। अब एक नया नाम शमा जी का आ गया। इनमें से किसी को भी टिकट फाइनल कर दे, लेकिन इतने जब नाम आप पटल पर लहरा देंगे
तो ये कहीं चुनाव में टकराव का कारण तो नहीं बन जाएगा, क्योंकि ये तो सम्मान की बात भी हो जाती है कि आपका नाम पहले हवा में उछले, उसके बाद किसी और को टिकट दे दे। निश्चित अजय जी, आपने बात निश्चित रूप से कही कि ये समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी विषम परिस्थिति है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों में बदलाव कर रही है, नए नए नाम सामने आ रहे हैं, तो इससे साफ है कि समाजवादी पार्टी के लिए आसान नहीं होगी। जहां रमाकांत यादव आपने जरूर कहा कि मजबूत प्रत्याशी हैं, दलित चेहरे के रूप में सुशील आनंद को सामने लाया गया। अब मुस्लिम चेहरे को लाने की बात कही जा रही है, जिसमें समा वसीम का नाम सामने आया है। तो अगर इसमें किसी को भी टिकट मिलेगा तो दूसरा खेमा उसका विरोध करेगा। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि आजमगढ़ में जो समाजवादी खिचड़ी है वो पकेगी या फिर इस खिचड़ीपन में जल जाएगी। शुक्रिया आपका खुर्रम जानकारी के लिए। और सस्पेंस सिर्फ आजमगढ़ में नहीं है बल्कि रामपुर में भी बरकरार है। सपा के लिए वही स्थिति रामपुर में भी कायम है। सपा की ओर से रामपुर के लिए 2 नामांकन पत्र खरीदे गए। एक नामांकन पत्र सपा नगर अध्यक्ष आसिम रजा के नाम से है, वहीं दूसरा नामांकन तजीन फातिमा के नाम से है। हालांकि आधिकारिक उम्मीदवार की अभी तक घोषणा नहीं की गई है। नामांकन पत्र दोनों तरफ से खरीद लिए गए हैं। और अनुभव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनुभव, समाजवादी पार्टी तय नहीं कर पा रही है उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम कई सारे सामने आ रहे हैं, लेकिन मोहर अभी तक लग नहीं पाई है रामपुर से भी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज अखिलेश यादव ने एक समीक्षा बैठक बुलाई थी, और इसलिए बैठक बुलाई थी कि भाई हार के क्या कारण रहे, क्या वजह रही, 2022 का विधानसभा चुनाव हम क्यों हार गए, क्यों 111 सीटों पर सिमट गए। और उसमें भी बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि हमने आखिरी वक्त में कैंडिडेट डिक्लेयर किया, हमने आखिरी वक्त में उम्मीदवार बनाया, इसलिए कहीं ना कहीं कंफ्यूजन वोटर्स के मन में भी हो गया। और आज जब ये बात हो रही है, समीक्षा बैठक हो रही है, उसी समय आप देखिए आजमगढ़ में कितना कंफ्यूजन है। पहले सुशील आनंद, जो पूर्व राज्यसभा सांसद बलिहारी बाबू के बेटे, वो वहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे, उनका नाम आया, और वो भी पार्टी का जो सिस्टम है उससे जारी नहीं हुआ। पार्टी खुद ट्वीट करके, प्रेस रिलीज जारी करके बताती है। ये जिला स्तर पर ही काम दे दिया है। लोकसभा का चुनाव हो रहा है, उसमें आप जिला अध्यक्ष को ही कह रहे हो कि हाँ आप ही जारी कर दीजिए। अब रामपुर में कौन चुनाव लड़ेगा ये अभी तक तय नहीं हो पाया है, या तय होगा तो केवल 2 या 3 लोग जानते होंगे। अखिलेश यादव जानते होंगे, आजम खान जानते होंगे, या 1-2 और लोग जानते होंगे। बाकी किसी को तो पार्टी में पता नहीं कि कौन चुनाव लड़ने जा रहा है। बीजेपी जो ये माना जाता है कि सबसे देर में नाम घोषित करती है, यानी अगर कल नामांकन खत्म हो रहा है तो आज जारी करेगी, उसने अपने दोनों उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ से, घनश्याम लोधी रामपुर से। अब घनश्याम लोधी आजम खान के करीबी रहे, कुछ समय पहले ही सपा छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है। तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। एबीपी गंगा ने तो सबसे पहले बताया था कि अखिलेश यादव जो है वो डिम्पल यादव के नाम के अलावा कई और नामों पर विचार कर रहे हैं। और देखिए ये कहाँ से स्ट्रेटजी चेंज हुई, जब दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ में सक्रिय हो गए उपचुनाव के लिए, तब पार्टी को लगा, अखिलेश यादव को लगा कि वहाँ पर मुकाबला कड़ा होगा। 2,60,000 के आसपास वोटों से अखिलेश यादव जीते थे और उन्हें टक्कर दी थी निरहुआ ने ही। पर जब अखिलेश यादव ने सीट खाली की तो निरहुआ ने सबसे प्रबल दावेदारी की, खुद ही वहां पहुंच गए, 3 दिन कैंप किया, लोगों से मिले, अधिकारियों से मिले, कुछ समस्याओं को लेकर अधिकारियों के पास गए, तभी लग गया था। और आज पार्टी ने तो अधिकारियों को रणनीति पर एक तरफ लंबे और दूरदर्शिता के साथ काम हुआ, दूसरी तरफ कंफ्यूजन इतना है कि समझना मुश्किल हो रहा है। हमारे साथ आप बने रहिए, कुछ और पॉइंट्स हैं जिन पर आपसे बातचीत करेंगे। और चलिए अब सीधे रुख करते हैं गोरखपुर का, जहां पर गोरखनाथ मंदिर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हैं। और देखिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी हैं और इस वक्त पूजन अर्चन चल रहा है गोरखनाथ मंदिर। देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गोरखनाथ मंदिर से। योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है, एक एक कर पुजारी जी की ओर से माला दी जा रही है भगवान को अर्पित करने के लिए। गोरखनाथ मंदिर राष्ट्रपति पहुंचे हैं और उस दौरान ये सीधी तस्वीरें मुख्यमंत्री को भी आप देख सकते हैं। पूजा यहाँ पर की जा रही है पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कुछ और लोग भी साथ में मौजूद हैं, पूजा करते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो गोरखनाथ मंदिर और यहाँ के महंत भी हैं योगी आदित्यनाथ, पीठाधीश्वर हैं गोरक्ष पीठ के। तो ऐसे में जब कोई भी गणमान्य व्यक्ति पहुंचता है गोरखपुर तो मुख्यमंत्री ज़रूर गोरखपीठ में लेकर जाते हैं। और वैसे भी
गोरखपीठ जो है उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। तो रामनाथ कोविंद, उनकी पत्नी सविता कोविंद, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मंदिर के गर्भगृह में हैं। और सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गोरखनाथ मंदिर से, जो बाबा गोरखनाथ की धरती है और यहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है। बिल्कुल, तो ये लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, पूजा हो चुकी है और अब आगे की तरफ बढ़ते हुए मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी पूजा अर्चना के बाद आगे बढ़ते हुए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बिल्कुल, और देखिए ये जो तस्वीर अभी दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त राष्ट्रपति अपनी पत्नी के साथ हैं, वहां पर एक दिया रखा हुआ है और माना जाता है कि वो दिया सदियों से जल रहा है, वो कभी बुझा नहीं। जैसे गोरखनाथ मंदिर में धूनी है जो गोरखनाथ के वक्त से ही जल रही, वैसे एक दिया है जो हमेशा जलता रहता है, अखंड दीप है। तो दोनों ही जगहों की अपनी मान्यताएं हैं। और सीधी तस्वीरें, और देखिए महंत के तौर पर, पीठाधीश्वर के तौर पर इस वक्त योगी आदित्यनाथ मंदिर में दर्शन करवा रहे हैं। और मंदिर के दर्शन के बाद अब योगी आदित्यनाथ बाहर आ चुके हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दूसरी तरफ जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बाहर आ चुके हैं पूरी सुरक्षा के बीच, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी ने दर्शन पूजन किया है। मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस दौरान मौजूद रही हैं। पूजा अर्चना यहां पर हो चुकी है और पूरे सुरक्षा बल के साथ अब बाहर आते हुए योगी आदित्यनाथ इन तस्वीरों में। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये गोरखनाथ मंदिर है। और देखिए ये जो प्रमुख रास्ता है उससे रेड कारपेट वेलकम किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का, और योगी आदित्यनाथ आगे आगे चल रहे हैं, अगवानी कर रहे हैं। और देखिए ये जो पूरा कार्यक्रम है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, ये उनके गुरु महंत अवैधनाथ की समाधि है। मुख्यमंत्री यहां पर भी जाते हैं। और ये देखिए महंत अवैधनाथ हैं, जिनको एक गांव में भी थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री पहुंचे थे। तो यही उनके आध्यात्मिक गुरु भी हैं और राजनैतिक गुरु भी हैं। अवैधनाथ सांसद हुआ करते थे, उसके बाद उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सांसद बनवाया। और गुरु अवैधनाथ की इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी। तो नाथ संप्रदाय के जो दिग्गज संत रहे हैं, तो पूरी परंपरा रही है। और ये महंत अवैधनाथ की समाधि है, उनकी प्रतिमा है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति को लेकर पहुंचे। वहां पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। और ये गोरखनाथ मंदिर के प्रांगण की हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हैं गीता प्रेस गोरखपुर की शताब्दी महोत्सव में, और ऐसे में वो गोरखनाथ मंदिर ना जाएं ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि गोरखनाथ के नाम से ही गोरखपुर बना। तो राष्ट्रपति पहुंचे हैं, राज्यपाल भी मौजूद हैं, और जो सीधी तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके बाद रामगढ़ ताल में लाइट एंड साउंड शो का जो कार्यक्रम है, वहां पर भी जाने की कार्यक्रम जो है राष्ट्रपति का वो है। और अब ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक वाहन आया है। संभवतः इस वाहन से ही मुख्यमंत्री और साथ में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनकी पत्नी, राज्यपाल मंदिर के बाहर आएंगे। बहरहाल दर्शन पूजन कर लिए हैं। सपा में तस्वीर भले ही साफ नहीं है, हम बात कर रहे हैं राजनीति की, तो समाजवादी पार्टी में तस्वीर भले ही साफ नहीं, लेकिन भाजपा ने लोकसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। दो नाम में से एक नाम चौंकाने वाला है, जिस पर भाजपा ने दांव खेला है। ये रिपोर्ट देखिए। ये दोनों वो चेहरे हैं जो लोकसभा उपचुनाव में भाजपा से अपनी किस्मत आजमाएंगे। पहला चेहरा घनश्याम लोधी का है, जिसे भाजपा ने रामपुर से उम्मीदवार बनाया है। तो दूसरा चेहरा आजमगढ़ के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ का है, जिस पर भाजपा ने फिर से भरोसा जताया है। भाजपा के जो दो चेहरे हैं, उनमें एक नाम नया है, क्योंकि घनश्याम लोधी पर भाजपा ने पहली बार दांव लगाया है।
घनश्याम लोधी पिछड़ी जाति से आते हैं और आजम खान के बेहद करीबी रहे हैं। जनवरी में सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए घनश्याम लोधी सपा से एमएलसी भी रहे हैं। सपा से पहले बसपा में भी रह चुके हैं घनश्याम लोधी। वहीं आजमगढ़ के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव की बात करें तो भोजपुरी के स्टार अभिनेता और सिंगर हैं। निरहुआ पिछली बार भी आजमगढ़ से उम्मीदवार थे और जहां उन्हें 2,59,000 से ज्यादा वोट से हार मिली थी। दिनेश लाल यादव को आजमगढ़ सीट पर अखिलेश यादव ने शिकस्त दी थी। निरहुआ को यहां से 3,61,704 वोट मिले थे। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन में महज 2 दिनों का वक्त बचा है। 6 जून को नामांकन की आखिरी तारीख है और जीत की रणनीति बनाने के लिए चेहरे पर दाव लगाने की अंतिम आजमाइश भी जारी है। देखना यह है कि इस बार किस चेहरे पर किसका दाव सटीक बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। भाजपा के आजमगढ़ के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने दावा किया है कि पार्टी ने भरोसा जताया है, लड़ लूंगा। वहीं उन्होंने वोट की संगीतमय अपील भी की। टिकट कंफर्म हो गया, इसके लिए मैं अपने सभी शीर्ष नेताओं को आभार व्यक्त करता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं कि सभी लोगों ने भरोसा जताया फिर से और मुझे एक और मौका दिया है। तो अब मैं आजमगढ़ की जनता से ये निवेदन करता हूं कि जैसे भरोसा जताया है हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, तो आप लोग जो है उस भरोसे को कायम रखिए और एक मौका मुझे भी दीजिए, क्योंकि आपने पहले जब मैं लड़ा था तो आपने एक मौका दिया था अखिलेश यादव जी को और वो बीच में छोड़ के चले गए। तो अब मुझे लगता है कि एक मौका मुझे भी मिलना चाहिए और यही निवेदन करने के लिए मैं अभी जनता के बीच में जाऊँगा। नॉमिनेशन कब आपका रहेगा? अभी देखते हैं, कल तो संडे है, कल तो बंद रहेगा, तो अभी देखते हैं सारी प्रक्रिया। ए भैया कमल के बटन दबैया, ए बहनी कमल के बटन दबैया, केहू के भुलावा में तू मत आई जइहा, ए बहनी कमल के बटन दबैया। काहे कि अखिलेश हुए फरार, अखिलेश हुए फरार, निरहुआ डटल रहे, आजमगढ़ से प्यार कबो ना घटल रहे, अखिलेश हुए फरार, निरहुआ डटल रहे। और रामपुर से भाजपा प्रत्याशी बनने के बाद घनश्याम सिंह लोधी ने कहा है कि भाजपा ने जो भरोसा जताया उस पर खरे उतरेंगे। रामपुर की गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ाने का काम करेंगे, विकास करेंगे और इसको करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए घनश्याम सिंह लोधी को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। घनश्याम सिंह लोधी जी जो हैं वो हमारे साथ हैं, अभी जो है घोषणा हुई है। कितनी बड़ी खुशी है आपके लिए कि भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर लोकसभा सीट, जो बहुत अहम सीट मानी जाती है, उस पर अपना प्रत्याशी आपको बनाया है? देखो, खुशी आपके सामने जाहिर कर रहे हैं कार्यकर्ता। मैं समझता हूँ हमारे जनपद रामपुर में और भी पहले प्रत्याशी रहे होंगे, लेकिन इतनी खुशी जो आज कार्यकर्ताओं ने जाहिर की है, मैं समझता हूँ कभी नहीं की होगी, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है। क्योंकि मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, पार्टी ने मुझ पर उम्मीद जताई है और भरोसा जताया है, उस पर खरा उतरने का काम हम लोग करेंगे। ये हमारा चर्चा थी मुख्तार अब्बास नकवी केंद्रीय मिनिस्टर के नाम की, फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा जी के नाम की, आकाश सक्सेना के नाम की, लेकिन अचानक से भारतीय जनता पार्टी ने आपका नाम घोषित करके सबको चौंका दिया। क्या रणनीति आपकी इस चुनाव में रहेगी और किससे अपना मुकाबला मानते हैं? हमारा किसी से मुकाबला नहीं, और जो दल हैं सामने चुनाव तो लड़ेंगे, ऐसा तो नहीं चुनाव नहीं होगा, लेकिन हमारा किसी से मुकाबला नहीं, हम लाखों वोटों से जीत के जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। वाराणसी में 7 मार्च 2006 में हुए सीरियल बम धमाकों के मामले में आज अदालत का फैसला आ गया, जब गाजियाबाद जिला कोर्ट ने धमाकों के मुख्य आरोपी वलीउल्लाह को दोषी करार दे दिया। वलीउल्लाह पर वाराणसी में सीरियल आतंकी धमाके करवाने का आरोप था और 16 साल तक चले इस मामले में आखिरकार कोर्ट ने वलीउल्लाह को धमाकों का दोषी पाया। अब 6 जून सोमवार को गाजियाबाद जिला कोर्ट के जज जितेंद्र कुमार सिन्हा वलीउल्लाह की सजा का ऐलान करेंगे। इस मामले में कोर्ट ने 42 गवाहों के बयान के बाद आरोपी वलीउल्लाह को दोषी पाया है। वाराणसी के जिस सीरियल ब्लास्ट मामले में आज वलीउल्लाह को दोषी करार दिया गया, वो 16 साल पहले हुआ था। वाराणसी के प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर और वाराणसी कैंट स्टेशन के यात्री हॉल में जोरदार धमाके हुए थे।
कैंट स्टेशन परिसर में धमाके में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जबकि संकट मोचन के अंदर धमाके में 7 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इसी आतंकी घटना के बाद संकट मोचन मंदिर में सुरक्षा के इंतजाम तगड़े किए गए। आपको बता दें कि इस पूरी जांच पड़ताल के बाद वलीउल्लाह को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।